गुफा में बहू के ठंडे पकवान। जून की चिलचिलाती गर्मी और 45 डिग्री के तापमान में दो भाई अपने चेहरों पर कोयले की कालिख पोते फटे पुराने कपड़ों में सब्जी मंडी की भीड़ में खड़े हैं। राज, जरा ये जूट की टोकरी सीधे के पकड़ो और अपना ये भूत जैसा चेहरा थोड़ा नीचे रखो, वरना लोग सब्जी की जगह हमें देखने लगेंगे। हाँ भाई, दुकान का कोयला समेटते समेटते पहले ही थोबड़े पर लगी फेयर एंड लवली का कबाड़ा हो चुका था। ऊपर से ये सड़ी हुई गर्मी, ऐसा लग रहा है जैसे उबलते हुए प्रेशर कुकर में सीधे उबलने के लिए बैठे हैं। अरे सांस फूल रही है मेरी, और आप कह रहे हो चेहरा छुपाओ। ओ हेलो ड्रामा किंग, अगर आज आलू नहीं खरीदे तो घर पर माँ बेलन लेकर तैयार बैठी है, चुपचाप आलू वाले की दुकान की तरफ बढ़ो। तभी मंडी के कीचड़ और धूल के बीच एक चमचमाती बड़ी कार आकर रुकती है। कार से एक औरत हाथ में कीमती हैंडबैग लिए और उसका पति कंधे पर कपड़े का बड़ा थैला टांगे उतरते हैं। शांति मंडी की गंदगी देखकर ऐसे नाक से कोड़ती है जैसे वीआईपी से भी बड़ी वीआईपी हो। ओफ, रामू कहाँ ले आए तुम मुझे, कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ से। अरे भाई देख तो, कोई विलायती टट्टू निकली है गाड़ी से, कैसी हेलन बन रही है खुद को। अजी सुनते हो, जरा इन दोनों कोयले के पुतलों को देखो, कितने गंदे और काले हो रखे हैं। सीधे कोयले की खदान से मंडी में शॉपिंग करने घुस आए। ऐसे लोगों की वजह से पूरी मार्केट का स्टैंडर्ड खराब हो जाता है। शांति, धीरे बोलो भाई, वो बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। इतनी तेज धूप में काम करके पेट पाल रहे हैं, दूसरों के होलिये पर कमेंट नहीं करते। मजदूर हैं तो अपने घर पर रहना, मंडी में हाइजीन खराब कर रहे हैं। वो अंग्रेजन, ओह जरा जुबान संभाल कर बोलो। ओह शट अप, माइंड योर बिजनेस। हमारे शहर के रिलायंस मॉल में देखा है कभी सब्जियां एसी रूम में कड़क प्लास्टिक पैकेजिंग में मिलती हैं, और यहाँ इस सड़ी मंडी में देखो सब्जियां भी मुरझाई हुई हैं। ये सब्जी वाले कैसे दी सब्जी? अरे मैडम, आलू 20 रुपए, तोरई 60 रुपए, टमाटर 60 रुपए, भिंडी 80 रुपए। ओह माय गॉड, इतनी चीप जगह इतनी महंगी सब्जी, जरा भाव तो देखो। 60 रुपए किलो तुरई। साला कंगाली में भी नखरे इन दुकानदारों के हैं। अरे मैडम, लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। मॉल की इतनी याद आ रही है तो वहीं से एसी की हवा खाकर सब्जियां खरीदो ना। यहाँ मुफ्त की धूप में हमारा दिमाग क्यों चाट रही हो? तमीज नहीं है क्या बात करने की? रामू देखो इसे कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है हमसे। अरे शांत हो जाओ शांति, क्यों फालतू में झगड़ा बढ़ा रही हो? चलो आगे बढ़ते हैं। राघव और राज चुपचाप इस हाई क्लास ड्रामे का मजा ले रहे होते हैं। राघव हंसते हुए सब्जी वाले के पास जाता है और अपनी फटी जेब से कुछ सिक्के निकालता है। सब्जी वाले भैया, गुस्सा थूकिए, हमें सिर्फ आधा किलो पुराने आलू दे दो बस। हमारी जेब में ज्यादा पैसे नहीं है, सब कोयले के धंधे में फंस गए। ओहो, सिर्फ आधा किलो आलू? हरी ताजा सब्जियां खाने की हैसियत नहीं है क्या कोयले वालों? वैसे तुम दोनों रहते कहाँ हो? इस मंडी के आगे तो सिर्फ पथरीली पहाड़ियां और बंजर जंगल हैं। क्या पत्थरों के बीच में रहते हो? ओ मैडम, आप हमारे घर का रेंट भरती हैं क्या जो इंक्वायरी कर रही हैं? अपनी मॉल वाली रईसी अपने पास रखिए, यहाँ कंगाली के बाजार में ज्ञान मत बांटिए। वैसे भी बहुत गर्मी है, दिमाग का दही मत करो हमारा। बताओ, ये काले मुंह वाले कोयले वाले हमें जवाब दे रहे हैं। कितने बदतमीज लोग हैं। अरे भैया, ये लो पैसे। अरे मैडम, आलू तो ले लिए, अब इसका पराठा बनाकर खाएंगे। आप मॉल के प्लास्टिक वाली तोरई का मजा लीजिए। चलो राज, यहाँ से निकलो जल्दी। राघव और राज आलू का थैला लेकर हंसते हुए मंडी की भीड़ से घर की तरफ भागने लगते हैं और जंगल में गुफा के पास पहुंचते हैं और एक भारी पत्थर को खिसकाकर जैसे वो अंदर कदम रखते हैं, उफ, इस गुफा के अंदर की गर्मी तो देखो। पंखा भी आग के गोले जैसी गर्म हवा फेंक रहा है। तुम दोनों आगे, पर हाथ में सिर्फ आलू का थैला। सपना, पहले उन्हें सांस तो लेने दो। राघव, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। क्या बाजार में कोई गड़बड़ हुई? किसी ने पीछा किया क्या? हाँ मीरा, बाजार में एक घमंडी औरत हमारे पीछे ही पड़ गई थी। वो हमारी लोकेशन और इस हुलिये पर शक कर रही थी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ऐसे वाले लोग थे वहां पे। अरे भाभी पूछ रही थी कि क्या गुफा में रहते हो? आज तो बस बेत खुलते खुलते बचाए बस, पर हमने भी अच्छी लगाई उसकी। राघव, राज, कितनी बार कहा है कि बाजार में किसी से उलझना नहीं है। अजी अब डांटना बंद कीजिए, पहले सब लोग अपने दिमाग को शांत करो। मीरा बहू, इनके लिए रसोई से कुछ ठंडा लेकर आओ, गर्मी के मारे इनका पारा 7वें आसमान पर है। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इस चिलचिलाती गर्मी का पूरा तोड़ अपनी रसोई में तैयार कर रखा है। मीरा अपनी मिट्टी की बनी रसोई में जाती है। वहां मटके के चारों तरफ गीली बोरी लिपटी हुई है। वो मटके से एकदम बर्फीला ठंडा पानी निकालती है। ये लीजिए पापा जी, ये लीजिए राघव, भुने हुए चने को पीस कर बनाया गया मीठा सत्तू, जिसमें इलायची और मिश्री डाली है। और भाभी, मेरे लिए कुछ नहीं बनाया क्या? मेरा तो गला सूख कर कांटा हो गया है।
तुम्हारे लिए कैसे भूल सकती हूँ राज, ये लो खास देसी स्टाइल नमकीन सत्तू जिसमें बारीक कटा प्याज, पुदीना, हरी मिर्च, नींबू और भुना जीरा मिलाया है। मीरा भाभी, आपके हाथ के इस ठंडे पकवान ने तो सीधे आत्मा को तृप्त कर दिया। प्यासे को पानी और अनपढ़ को ज्ञान, वक्त पर मिले तो जान बच जाती है। भेजा एकदम कूल हो गया। सचमुच मीरा, इस सड़ी गर्मी में तुम्हारी इस ठंडी रसोई ने बचा लिया, वरना आज तो दिमाग का ब्लास्ट हो जाता। अरे भाई लोगों, जल्दी इधर आओ, सिग्नल मिल रहे हैं, कोड 1 और कोड 2 एक्टिवेट हो गए हैं। कबीर की आवाज सुनते ही पूरा परिवार अंदर कमरे की तरफ भागता है, जहां स्क्रीन पर कुछ अनोखे बिजनेस कोड्स और लाल बत्तियां जैसे तेजी से फ्लैश हो रही हैं। कबीर, क्या मिला? क्या कोयले की बड़ी डीलिंग का कोई नया अपडेट आया है? क्या हमारे हाथ कुछ तगड़ा लगा है? यस डैड, कोड 1 और कोड 2 पूरी तरह से एक्टिव है। अल्फा ए के सिग्नल यानी कोयले की गाड़ियों के रूट का डेटा इसी पहाड़ी के ठीक पीछे वाले बंजर हिस्से से मैच हो रहा है। जो बड़ी डीलिंग कैंसिल होने वाली थी, उसके क्लाइंट्स वहीं आसपास डेरा जमाए हुए हैं। हमारे पास एक बड़ा मौका है डैड, लेकिन हमें यहाँ टिके रहना होगा। इसका मतलब वे क्लाइंट्स हमारे बहुत करीब हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर हमें यहीं टिकना है तो हमारा बार बार राशन और सब्जी के लिए बाहर बाजार जाना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, और बाहर बाजार में सब्जियां इतनी महंगी हैं कि हमारा बजट बिगड़ जाएगा। ऊपर से लोगों के बीच हमारी गरीबी का मजाक उड़ने का रिस्क भी बढ़ेगा। बिल्कुल भाई, आमदनी अटन्नी और खर्चा रुपया वाला हाल हो जाएगा। पापा जी, राघव जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो क्यों ना हम बाहर बाजार जाने का ये झंझट ही हमेशा के लिए खत्म कर दें। वो कैसे बहू, बिना हरी सब्जी और फल के इस चिलचिलाती गर्मी में हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारी गुफा के पीछे जो छुपा हुआ मैदान है, वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है। हम वहीं पर अपनी खुद की इन हाउस फार्मिंग शुरू करेंगे। हम गर्मियों की ठंडी ठंडी चीजें उगाएंगे, जैसे लौकी, तुरई, टमाटर, खीरा और साथ में तरबूज और खरबूजे। वाह भाभी, आइडिया तो कड़क है, पर बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। इस कड़कड़ाती धूप में सूखी पहाड़ी पर फसल उगाना बच्चों का खेल नहीं है। सब उगेगा राज, बस थोड़ी मेहनत चाहिए। पेड़ पौधों की वजह से हमारी गुफा भी ठंडी रहेगी और किसी को शक भी नहीं होगा। बात तो सही है मीरा, लेकिन इस गर्मी में बिना फ्रिज के सब्जियां, दूध और बाकी चीजें खराब हो जाएंगी। और गुफा में हम फ्रिज रख नहीं सकते क्योंकि पावर ग्रिड से हमारी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी। उसका जुगाड़ भी मैंने अपनी रसोई में कर लिया है राघव। मैंने मिट्टी, थर्माकोल और जूट की बोरियों की मदद से एक देसी आइस बॉक्स बनाया है। रात की ठंडी हवा से इसमें रखा पानी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। हमारी सब्जियां और पकवान इसमें 3 दिन तक एकदम फ्रेश रहेंगे। वाह भाभी वाह, आम के आम और गुठलियों के दाम। बस हम तो गुफा में आपके इन ठंडे पकवानों के भरोसे गुजर कर रहे हैं। अरे ठीक है, तो कल सुबह से ही मिशन फार्मिंग शुरू, लेकिन याद रहे गुफा के दरवाजे का भारी पत्थर हमेशा ढका रहना चाहिए। विक्रम जी की बात सुनकर सब काम पर लग जाते हैं। दोपहर होते होते बाहर लू और तेज हो जाती है, लेकिन गुफा के अंदर का माहौल मीरा की रसोई की वजह से बिल्कुल ठंडा है। मीरा सबको चटाई पर बिठाती है। भाभी, सुबह से सूखी मिट्टी खोदकर कमर टूट गई है। इस कड़कती धूप में कुछ ऐसा दे दो कि अंदर तक बर्फ जम जाए। आप सब हाथ मुंह धोकर बैठिए। ये लीजिए, मिट्टी के मटके में 4 घंटे तक गाढ़े किए गए दूध, पिसे हुए बादाम और ताजी हरी इलायची से बनी मटका मलाई रबड़ी, और इसके साथ ही भुने हुए सत्तू और गुड़ को ठंडे पानी में घोलकर बनाया गया देसी शरबत। उफ मीरा, क्या लाजवाब स्वाद है। इस चिलचिलाती गर्मी में ये रबड़ी नहीं, अमृत है अमृत। सारा पसीना और थकान एक पल में गायब हो गई। मेरी बहू के हाथों में जादू है। शहर के बड़े बड़े होटलों के एसी कमरों में भी ऐसा सुकून और तरावट नहीं मिल सकती। भूख मीठी की, भोजन मीठा। आज तो आत्मा खुश हो गई। पेट की भूख शांत होने के बाद शुरू होता है पहाड़ी पर बिना बिजली और बिना पानी के खेती करने का असली घरेलू जुगाड़। चलो राज, हम पहाड़ी के पत्थरों के बीच से रिसने वाली प्राकृतिक पानी को मिट्टी की छोटी छोटी नालियां बनाकर गुफा के पीछे लाते हैं। ठीक है, मैं प्लास्टिक की खाली बोतलों में छोटे छोटे छेद करके उन्हें पौधों की जड़ों के पास लटका देती हूँ, जिससे बूंद बूंद सिंचाई होती रहेगी और पानी बर्बाद नहीं होता। लेकिन इस पथरीली जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए क्या करेंगे? अरे हम दोनों हमारी रसोई को बचा हुआ कचरा, जैसे सब्जियों के छिलके, बची हुई चाय पत्ती और सूखी पत्तियां इकट्ठा करके ऑर्गेनिक खाद तैयार कर रहे थे। इसको इस्तेमाल करेंगे। पूरा परिवार काम पर लग जाता है और देखते ही देखते महज 3 हफ्तों के अंदर उस बंजर पथरीली जमीन पर लौकी, तोरई, ककड़ी, पुदीने और तरबूज की हरी भरी बेलें चारों तरफ फैल जाती हैं। लेकिन एक सुबह जैसे ही गुफा का भारी पत्थर धीरे से खिसकता है, बाहर कुछ अजनबी लोगों को देखकर पूरा परिवार अलर्ट हो जाता है। सुमित्रा, राघव, जरा बाहर देखो। हमारी गुफा से थोड़ी दूरी पर कुछ लोग अपना रंग बिरंगा तंबू लगा रहे हैं। ये तो बंजारे लग रहे हैं। हाँ जी, ऐसा लग रहा है जैसे दूर सफर से आए। बेचारे थके हुए लग रहे हैं, साथ में एक छोटा बच्चा भी है। कोई बात नहीं माँ,
ये सीधे सीधे घूमने वाले बंजारे हैं। मैं और मीरा बाहर जाकर उनसे बात करते हैं ताकि कोई गलतफहमी ना हो। राघव और मीरा साधारण कपड़ों में बाहर आते हैं। सामने एक बंजारा पति लखा अपनी पत्नी फुल्ला के साथ मिलकर लकड़ी के खूंटे गाड़ रहा है। उनका छोटा बेटा चेता प्यास के मारे एक सूखी मटकी को उल्टा करके देख रहा है। राम राम भाई जी, हम दूर मरुस्थल के इलाके से आए बंजारे हैं। राह चलते चलते दोपहर की कड़क धूप हो गई, इसलिए आपके इस पहाड़ की छांव को देखकर हमने यहाँ छोटा सा डेरा डाल लिया। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम आगे बढ़ जाएं। अरे नहीं नहीं भाई जी, राम राम। कोई ऐतराज नहीं है, आप लोग आराम से यहाँ अपना तंबू लगाइए। बहन जी बुरा ना माने तो क्या थोड़ा सा पानी पीने को मिल जाएगा? सफर लंबा था, हमारी मटकी का पानी कल रात ही खत्म हो गया। मेरा बच्चा प्यास से बेहाल है। चाची बहुत तेज प्यास लगी है, पेट में चूहे भी कूद रहे हैं। अरे मेरे लाल, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बहन जी आप लोग बैठिए, मैं अभी रसोई से पानी और तुम सबके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य काम है, आपकी बड़ी कृपा होगी। मीरा मुस्कुराकर गुफा की तरफ बढ़ती है। लखा और फुला तंबू लगाने में जुट जाते हैं। दोस्तों, भले ये बंजारी सीधे साधे हैं, लेकिन इस सुनसान जंगल में इनका आना आगे की कहानी में कौन सा नया मोड़ लेकर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दिन गुजर रहे थे और 3 हफ्तों के बाद गुफा का बाहरी हिस्सा अब हरा भरा हो चुका है। मिट्टी पर तरबूज और खरबूज के बड़े बड़े फल चमक रहे हैं। शाम का समय है, आसमान में हल्के तारे निकल आए हैं। दूसरी तरफ बंजारों का सूखा राशन और पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो भूख और तपती गर्मी से बेहाल थे। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। उन गुफा वाली चाची की रसोई से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखो ना माँ, वे बाहर चटाई बिछाकर क्या खा रहे हैं। चुप हो जा मेरे लाल, भूखे भजन न होए गोपाला। वे भले लोग हैं, उन्होंने हमें यहाँ रहने की जगह दी, वही बहुत है। अब बार बार उनसे खाना मांगकर हमें उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। थोड़ा पानी पीकर सो जा बेटा। उधर गुफा की रसोई में मीरा अपने मिट्टी के चूल्हे पे पास में बैठी हुई है। वो अपने हाथ से बनाई थर्माकोल और जूट के देसी आइस बॉक्स को खोलती है। उसके अंदर मिट्टी के बर्तनों में दूध और फल बर्फ जैसे ठंडे रखे हुए हैं। मीरा जैसे तरबूज को काटती है, उसकी कड़क और ताजा खुशबू हवा में फैल जाती है। अरे छोटे उस्ताद चेता, तंबू में बैठकर रो क्यों रहे हो? इधर आओ। आज हमारी मीरा भाभी ने रसोई में कमाल का ठंडा पकवान बनाया है। आओ तुम सब भी खाओ। आइए फूला बहन, लाखा भाई, बहुत भीषण गर्मी है आज। ये देखिए हमारी खुद की छोटी सी खेती में तोड़े गए ताजे तरबूज के टुकड़ों, गाढ़े मलाईदार दूध और गुलाब के रस से बना मोहब्बत का शरबत। मीरा जी, आहा, भगवान कसम, हमारे तो 7 जन्म तर गए। ऐसी चिलचिलाती गर्मी में इतना चिल्ड मीठा और लाजवाब शरबत हमने अपनी पूरी बंजारा जिंदगी में ऐसा असली स्वाद कभी नहीं चखा। और ये देखिए फुल्ला बहन, ये साबूदाने की फ्रूट कस्टर्ड खीर है। इसमें हमने गुफा के पीछे उगे ताजे खरबूजे और आम के टुकड़े डाले हैं। इसे हमने अपने देसी आइस बॉक्स में रखकर एकदम ठंडा किया है। लीजिए, चेता को खिलाइए और आप भी खाइए। उफ, ये तो सच में बहुत गाढ़ा और मलाईदार है। हमारी बंजारों की बस्तियों में मिलने वाली छाछ भी इसके आगे कुछ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कलेजे में ठंडक उतर गई है। सुमित्रा जी, आपकी बहू तो वाकई अन्नपूर्णा है। इस तपती पहाड़ी और सूखी गुफा के अंदर बिना बिजली के इतने ठंडे ठंडे शाही पकवान कैसे बना लेती है। फूला बहन, हमारी बहू अपनी रसोई को मंदिर मानती है और इस गर्मी में जो तरावट इसके हाथों के पकवानों में है वो कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए हम कहते हैं गुफा में बहू के ठंडे पकवान। बिल्कुल सही कहा बहन जी, भूख में गूलर भी पकवान लगता है। और यहाँ तो सच में पकवानों का राजा मिला है। हमारे बच्चे का पेट भर गया, हमारी आत्मा तृप्त हो गई। बंजारा परिवार खाना खाकर तृप्त हो जाता है और हाथ जोड़कर अपने तंबू में चला जाता है। रात के करीब 2 बजे बंजारों के तंबू से छोटे बच्चे के कराहने की धीमी आवाज आती है। दिन भर की भयंकर लू और गर्मी के कारण छोटे चेता के पेट में अचानक भयानक दर्द उठ जाता है। कोई दवा न होने के कारण परेशान और लाचार पिता लखा अपने बच्चे को गोद में उठाए दबे पांव गुफा की रसोई की तरफ मदद के लिए बढ़ता है। अरे धीरज रख मेरे लाल, रो मत। मैं गुफा वाले भाई से कोई दवाई मांगता हूँ। भगवान के लिए चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। लखा घबराया हुआ गुफा की खुली रसोई में कदम रखता है। वो सोचता है कि किसी को जगाए बिना अगर कोई वैद्य की चीज मिल जाए। वो जैसे ही रसोई की ताक पर हाथ मारता है, एक मिट्टी का बर्तन नीचे गिरते गिरते बचता है। तभी अचानक लालटेन की तेज रोशनी होती है। सामने मीरा हाथ में पानी का लोटा लिए और राज हाथ में डंडा लिए मुस्तैद खड़े हैं। अरे लखा भाई, तुम आधी रात को इस तरह बच्चे को गोद में लेकर यहाँ क्यों खड़े हो? क्या हुआ? अरे भाई जी, अनर्थ हो गया।
मेरे चेता को दिन भर की लू लग गई है। इसका पेट पत्थर की तरह कड़क हो गया है और ये दर्द से तड़प रहा है। ये सुनसान पहाड़ पर मैं दवा कहाँ ढूंढूं? मेरी मदद करो बहन जी। लखा भाई घबराओ मत, इसका शरीर तो तवे की तरह तप रहा है, इसे भयंकर लू लगी है। राज जल्दी से उस देसी आइस बॉक्स से गीला सूती कपड़ा और मटके का ठंडा पानी लाओ। राज फुर्ती से ठंडा पानी लाता है। मीरा बच्चे के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती है। फिर वो मिट्टी के चूल्हे की राख हटाती है, जहां शाम को कोयले के नीचे कुछ कच्चे आम दबा कर रखे गए थे। वो गर्मी से अंदर ही अंदर पूरी तरह से पक चुके थे। बहन जी, ये काले कोयले में दबे आम क्या है? लखा भाई, ये हमारी दादी नानी का नुस्खा है। कोयले पर भुने हुए कच्चे आम के गूदे में जब मटके का ठंडा पानी, थोड़ा सा पुदीना और पिसा हुआ जीरा मिलाया जाता है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी एंटी लू दवा बनती है। इसे आम का पन्ना कहते हैं। मीरा चम्मच से वो गाढ़ा, ठंडा और जादुई रस चेता के मुंह में डालती है। रस गले से नीचे उतरते ही चेता की बंद आंखें धीरे से खुलती है। उसका रोना बंद हो जाता है और वो चैन की सांस लेता है। चाची, पेट का चूहा सो गया, अंदर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मुझे नींद आ रही है। बहन जी, अरे तुम तो कोई साधारण औरत नहीं हो। मेरे बच्चे के लिए साक्षात देवी बनकर आई हो। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर जो इलाज महंगी बोतलों से नहीं कर पाते, वो तुमने इस कोयले की रसोई के ठंडे नुस्खे से कर दिया। अरे भाई, कैसी बातें करते हो? पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। अब आप चेता को ले जाकर तंबू में आराम से सुला दीजिए, ये सुबह तक बिल्कुल भला चंगा हो जाएगा। लखा हाथ जोड़कर बच्चे को लेकर जाता है। मीरा और राज एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन की दोपहर के 3 बजे थे। पारा 46 डिग्री पार कर चुका था। बाहर कड़कती धूप में मिट्टी खोद रहे बंजारे लखा और राघव का पसीने से बुरा हाल था। चिलचिलाती गर्मी के कारण चक्कर खाकर गिरने की नौबत आ गई थी। तभी सुमित्रा और सपना रसोई से कुछ थालियां और मटके लेकर मैदान में आती हैं। सुमित्रा जी, अरे आज तो ऐसा लग रहा है जैसे जान निकल जाएगी। इस तपती धूप में कुदाल और खुरपी चलाना, अरे मतलब साक्षात यमराज को बुलावा देना है। गला सूख कर काटा हो गया। हाँ माँ, आज अंदर रसोई में चूल्हा मत जलाना। इतनी भयंकर गर्मी में अगर गुफा के अंदर आग जली तो पूरी गुफा उबलते हुए कुकर जैसी बन जाएगी। भैया लखा भाई, आप दोनों बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज मीरा दीदी ने रसोई में आग को हाथ भी नहीं लगाया। बिना आग जलाए ही आप दोनों के लिए ठंडे पकवानों की बेहतरीन दावत तैयार की है। सपना थाली के ऊपर से मखमली सूती कपड़ा हटाती है। थाली में इन हाउस फार्मिंग से तोड़े गए ताजे खीरे, टमाटर, हरी पुदीने की तीखी ठंडी चटनी से बने देसी सैंडविच सजे हुए हैं। साथ ही मिट्टी के गिलासों में गहरे हरे रंग का एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। अरे वाह भाई वाह, भाई जी बिना आग जलाए इतना क्रिस्पी और ठंडा ठंडा सैंडविच। अरे इस पुदीने के चटनी को खाते ही ऐसा लग रहा है जैसे सीधे कलेजे में ताजगी उतर गई हो। पर मीरा बहन, इस मिट्टी के गिलास में क्या है? ये आम का पन्ना तो नहीं लग रहा। लखा भाई, ये हमारी रसोई का स्पेशल खीरा पुदीना छाछ डिटॉक्स है। इसमें मटके के ठंडे पानी के साथ ताजे खीरे का रस, काला नमक, भुना जीरा और खूब सारा हरा पुदीना पीसा गया है। इसे पीने के बाद ये भयंकर लू आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। आहा मीरा, तुम्हारी इस ठंडी रसोई और जादुई समझदारी की बदौलत ही हम इस बंजर पहाड़ी पर टिके हुए हैं। वरना बड़े बड़े एसी कमरों में रहने वाले लोग यहाँ 2 घंटे भी जिंदा नहीं जी पाएंगे। बिल्कुल सही कहा राघव। हमारी बहू की रसोई बिना आग के भी वो तरावट और ताकत दे सकती है जो दुनिया का कोई महंगे से महंगा एयर कंडीशनर नहीं दे सकता। तभी तो हमारा ये पूरा कुनबा इस ठंडे पकवान के दम पर मुस्कुरा रहा है। सब लोग छाछ का आनंद ले ही रहे होते हैं कि तभी अचानक पहाड़ी के ठीक ऊपर से कुछ कंकड़ नीचे गिरने की आवाज आती है। राघव और राज के चेहरे के भाव पल भर में बदल जाते हैं। वो तुरंत अलर्ट होकर खड़े हो जाते हैं और गुफा में चले जाते हैं। इसके बाद अगले 2 दिनों तक गुफा का भारी पत्थर एक बार भी नहीं खुला। अजी सुनते हो, 2 दिन हो गए उन गुफा वाले लोगों का कोई अता पता नहीं। ना कोई बाहर आया, ना कोई कुएं पर पानी लेने गया। कहीं ये भले लोग अंदर ही अंदर किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। अरे शांत रहो फुला, जरा इधर आओ, ध्यान से सुनो। अंदर से इंसानों की नॉर्मल बातचीत नहीं बल्कि कुछ अजीब सी टिक टिक मशीनों की सिग्नल्स और बीप 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 की आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई खुफिया जगह हो। क्या कहीं ये लोग कोई बड़े जासूस या छुपा हुआ काम करने वाले लोग तो नहीं? मुझे तो पहले दिन से ही इनके चेहरे की वो कोयले की कालिक और इतनी बड़ी गुफा देखकर अचंभा था। दाल में कुछ काला होना तय है। उधर गुफा के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग और तनावपूर्ण है। कबीर हेडफोन लगाए कंप्यूटर स्क्रीन पर उंगलियां चला रहा है, जहां स्क्रीन पर कुछ लाल बत्तियां बहुत करीब आ चुकी हैं। सर, उन भारी क्लाइंट्स ने हमारे बैकअप सर्वर और इस पहाड़ी की लोकेशन को ट्रैक कर लिया है। वो कभी भी इस बंजर पहाड़ी पर धावा बोल सकते हैं।
हमें तुरंत बाहर जाकर नॉर्मल बिहेव करना होगा ताकि बाहर खड़े इन सीधे साधे बंजारों को कोई शक ना हो और वो पैनिक न करें। राघव, राज, तुरंत भारी पत्थर हटाओ, बाहर जाओ और बाहर का सिचुएशन को पूरी तरह से नॉर्मल दिखाओ। गुफा का भारी पत्थर धीरे से खिसकता है। राघव और राज चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए बाहर आते हैं, जैसे पिछले 2 दिनों में कुछ हुआ ही ना हो। अरे लखा भाई, फूला बहन, आप लोग इतनी तेज धूप में बाहर क्यों खड़े हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? चेता की तबीयत तो ठीक है ना? प्रॉब्लम आप लोग हैं भाई जी। 2 दिन से आप सब कहाँ गायब थे और आपकी इस बंद गुफा के अंदर से वो अजीब सी खटखट और मशीनों की आवाजें क्यों आ रही थी? सच्ची सच बताओ भाई जी, तुम लोग कौन हो? क्या छुपा रहे हो हमसे? वो हम लोग शहर गए थे, गुफा के पिछले रास्ते से गाड़ी लेकर कुछ जरूरी अनाज, दवाइयाँ और कपड़े खरीदने। अच्छा, आप लोग तो कह रहे थे कि कोयले के धंधे में कंगाली आ गई और बाहर घूमना ठीक नहीं, फिर पिछले रास्ते से शहर कैसे चले गए? यहाँ तो पूरी दाल ही काली लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है सुनसान पहाड़ी पर। अरे फुल्ला बहन, आप भी इस धूप में शक की बीमारी में जी रही। ये लीजिए हमारी रसोई का खास गर्मियों का तोड़, ताजे कच्चे आम को कोयले के अंगारे पर भून कर बनाया गया गाढ़ा ठंडा आम पन्ना। इसे पीजिए, दिमाग का शक और शरीर की गर्मी दोनों 1 मिनट में दूर हो जाएंगे। लखा और फुला आम पन्ने का गिलास हाथ में तो ले लेते हैं, पर उनकी डाउट्स दूर नहीं होती। आधी रात को जब पूरा सभी परिवार गहरी नींद में सोए थे, तभी अचानक बंदूकों की तड़तड़ाहट ने सन्नाटे को चीर दिया। काले कपड़ों में नकाबपोश आतंकवादी हाथों में आधुनिक हथियार लिए गुफा और तंबू के सामने आ थमके। उन्होंने फेंके जासूसों को बाहर निकालो, उन्होंने हमारे सोने की तस्करी का पूरा धंधा चौपट कर दिया है। आज इस गुफा में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। फायर! अचानक पहाड़ी के पीछे से आए नकाबपोश आतंकवादी बंजारों के तंबू पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। तंबू के परकच्चे उड़ जाते हैं। लखा और फुला जान बचाने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं। तभी एक खूंखार आतंकवादी तंबू के अंदर घुसकर रोते हुए मासूम चेता का पैर पकड़कर बेरहमी से बाहर खींचता है। पापा मुझे बचाओ, ये गद्दे अंकल मुझे खींच रहे हैं, छोड़ो मुझे। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। ओ पापी गुंडो, मेरे इकलौते लाल को मत ले जाओ। हजी उठो ना, बचाओ हमारे चेता को, कोई तो बचाओ। ओ गुफा वाले भाई जी, अरे बाहर आओ, मेरी मदद करो। अरे तुम लोग जो भी हो, भगवान के लिए बाहर आओ, मेरे बच्चे की जान बचा लो। तभी गुफा का भारी गुप्त पत्थर एक जोरदार धमाके के साथ हटता है। अंदर से कोयले का धंधा करने वाले कोई सीधे साधे मजदूर नहीं, बल्कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, हाथों में हाई टेक कमांडोज गन्स लिए देश की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के जांबाज सिपाही बाहर निकलते हैं। उनकी भेष पूरी तरह से बदल चुका है। लखा, अपनी पत्नी को लेकर तुरंत उस बड़ी चट्टान के पीछे छुप जाओ। राघव, राज, अंजलि, पोजीशन लो, ओपन फायर। तड़ातड़ गोलियां और धमाकों की आवाजें पूरी पहाड़ी पर गूंजती हैं। एक को ढेर किया भाई, नेकी और पूछ पूछ, आज देश के उन दुश्मनों को इस पहाड़ी से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। वो शांत पहाड़ी पूरी तरह से एक जंग के मैदान में बदल जाती है। अंजलि भेष बदलने की अपनी कला का इस्तेमाल कर चुपके से एक आतंकवादी के पीछे से आती है और उसकी गर्दन मरोड़ देती है। लेकिन तभी उनका मुख्य दुश्मन आतंकवादी कमांडर चालाकी करता है। वो दौड़कर रोते हुए चेता को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल तान देता है। फायरिंग बंद करो, वरना इस बंजारे के बच्चे का भेजा यहीं उड़ा दूंगा। पीछे हटो सबके सब। रुक जाओ राज, फायरिंग रोको, बच्चे की जान खतरे में, कोई गोली नहीं चलाएगा। कमांडर मौका पाकर चेता की गर्दन दबोचे हुए पहाड़ी के पीछे घने अंधेरे, सूखी झाड़ियों और गहरी खाइयों की तरफ गायब हो जाता है। फुला जमीन पर गिरकर छाती पीट पीट कर रोने लगती है। शाम ढल चुकी है और रात का अंधेरा बढ़ने लगा है। इस पहाड़ी पर सन्नाटा और सस्पेंस गहरा हो चुका है। गुफा के अंदर अब सब सच सामने आ चुका है। बंजारी समझ चुके थे कि ये कोई मामूली परिवार नहीं, बल्कि देश के रक्षक हैं। मीरा रसोई से मटके का ठंडा पानी और भुने हुए चने लेकर रोती हुई फुला के पास बैठती है। फूला बहन, पानी पियो, रोना बंद करो। तुम्हारी आंखों के आंसू हमारे हौसले को कमजोर कर रहे हैं। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारी ये बहन तुम्हारे चेता को सही सलामत वापस लेकर आएगी। मेरा बहन, आप लोग तो साक्षात भगवान के दूत निकले। हम तो आपको साधारण कोयले वाले समझ रहे थे। मुझे मेरे बच्चों से मिला दो बहन जी, उसके बिना मैं मर जाऊंगी। साहब, हमें माफ कर देना, हम आप लोगों पर शक कर रहे थे, पर आपकी इस रसोई का ठंडा पानी और पकवान खाकर मेरे बच्चे की जान बची थी। आज फिर वही बच्चा संकट में है। लखा भाई, हौसला रखो। हमारी बहू की ठंडी रसोई ने जैसे तुम्हारे बच्चे के पेट की आग बुझाई थी, वैसे ही अब इस टीम के जाबाज उन आतंकियों की आग बुझाएंगे। टीम, कभी ने कमांडर का सैटेलाइट ट्रैक ढूंढ निकाला है। वो पहाड़ी के ठीक पिछले वाले हिस्से की गहराई के खाई के पास छिपे हुए हैं। राघव, राज, अंजलि, अपनी गन्स रिलोड करो, यह हमारा आखिरी एनकाउंटर होगा। जय हिंद। जय हिंद। कबीर की सैटेलाइट हैकिंग और
अंजलि की खुफिया जासूसी आखिरकार रंग लाई। उन्होंने आतंकवादियों के उस आखिरी गुप्त ठिकाने को ढूंढ निकाला था जहां वो मासूम चेता को बंधक बनाकर पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते से भागने की फिराक में थे। कमांडर, अपने हथियार डाल दो और बच्चे को छोड़ दो। तुम चारों तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से घिर चुके हो। तुम्हारे बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। अरे पीछे हटो, अगर कोई भी एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं इस बंजारे के बच्चे का गला यहीं काट दूंगा। मुझे एक गाड़ी और सेफ पैसेज दो, वरना अंजाम बुरा होगा। अरे भैया बचाओ, मुझे माँ बाबा के पास जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई, कमांडर ने बच्चे को अपनी ढाल बना रखा है। सीधा शॉट लेना नामुमकिन है। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाला कोई रास्ता निकालना होगा। अंजलि, तुम ऊपर चट्टान पर हो। क्या पोजीशन है? पोजीशन रेडी है भाई, बस आपके सिग्नल का इंतजार है। तभी अचानक कमांडर का ध्यान भटकाने के लिए राज एक बड़ा पत्थर दूसरी तरफ फेंकता है। जैसे ही कमांडर की नजर घूमती, अंजलि पहाड़ी के ऊपर से रस्सी के सारे हवा में उड़ती हुई सीधे कमांडर के ऊपर कूदती है। नामुमकिन देशद्रोही, भारत माँ के जाबाज अभी जिंदा हैं। भागो! राज, कवर फायर, किसी को छोड़ना मत। एक जबरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाले फाइट सीक्वेंस में राघव और राज बचे हुए आतंकवादियों को धूल चटा देते हैं। कबीर अपनी हाईटेक डिवाइस से आतंकवादियों के बैकअप सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। कमांडर को अंजलि लोहे की हथकड़ियों में जकड़ देती है। 100 सोनार की, 1 लोहार की। देश से गद्दारी करने वालों का यही आश्र होता है। कुछ ही देर में विक्रम, सुमित्रा, मीरा, फुला और लखा भी वहां पहुंच जाते हैं। चेता दौड़कर अपनी माँ की तरफ भागता है। माँ बाबा, मैं आ गया। उन चाची और भैया ने मुझे बचा लिया। मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरा चेता। साहब, आप लोग कोई साधारण कोयले वाले नहीं, हमारे लिए साक्षात भगवान के भेजे दूत है। आपने हमारे बच्चे को नया जीवन दिया है। आज समझ आया कि असली हीरो वो नहीं होते जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बल्कि असली हीरो तो वो है जो देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ छोड़कर इस बंजारा पहाड़ी पर वेश बदल कर रहते हैं। आपकी बहादुरी को हमारा सलाम है। फुला बहन, लखा भाई, अब रोना बंद कीजिए। संकट टल चुका है। चलिए, अब सब ठीक है तो बिना किसी संकोच के गुफा में चलिए। आज खास हमारे इस छोटे उस्ताद चेता के लिए मटके की गाढ़ी मलाईदार मीठी लस्सी और ठंडा ठंडा श्रीखंड तैयार है। सब साथ मिलकर खाएंगे। अब तो आपकी इस ठंडी रसोई के पकवानों का स्वाद चखने के लिए हमारा पूरा परिवार हमेशा तैयार रहेगा, मीरा बहन। और हाँ लखा भाई, अब आप लोगों को आगे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ यहीं रहिए। हम मिलकर इस बंजारा पहाड़ी को इन हाउस फार्मिंग से और हरा भरा बनाएंगे। हमारा मिशन तो पूरा हो गया, पर देश की सेवा और भाईचारा भी जारी है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। तो दोस्तों, पूरी कहानी देखने के बाद अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको इस कहानी में क्या ज्यादा पसंद आया, गुफा में बहू के ठंडे पकवानों की रसोई या फिर हमारी अंडरकवर NFA टीम जिसने इस ठंडे पकवान की आड़ में देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए।